नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आजकल की क्लासों में लेकर चल रही हूँ आलोचना विधा। और आज भी हम, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम आलोचना विधा पढ़ेंगे। इससे पहले एक सूचना आपको दे दें, जो भी कैंडिडेट इस समय जुड़ रहे हैं या जिनको ये क्लास पहली बार मिल रही है, वो अगर इस तरह की क्लासेस चाहते हैं, अच्छी क्लासेस, तो जो हम यूट्यूब पे आते हैं उसका आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप क्लास देखते हो तो लाइक भी आप कर दिया कीजिए, और उसके बाद में जो आपको उचित कमेंट लगे वो आप कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि जब तक हम आपसे कहते नहीं हैं तब तक आप कोई कमेंट नहीं करते हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो जाता है, हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है। चलिए, इसी के साथ में बात करें कि जो भी कैंडिडेट डीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या क्लास के अंत में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, यदि आप डिस्क्रिप्शन में नहीं नंबर खोज पाते हैं तो। टेस्ट पेपर जो है वो एकदम नवीन है, जो श्रृंखला है। कई बच्चे कॉल करके बोलते हैं, या फेसबुक पे भी या बाकी अदर पेजेस पे भी, कि मैम हमें एक साथ मिल जाएंगे क्या पेपर। तो देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन, मतलब जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो पहले के पेपर होंगे वो आपको सारे एक साथ भेज दिए जाएंगे। बाकी के जो आगे के शेष बचे हुए हैं वो आपको वीकली कराते चलेंगे हम, ठीक है। और टेस्ट पेपर एकदम नवीन है। टेस्ट पेपर से जब आप ज्वाइन होते हैं तो आप डीएस एकेडमी का वैसे तो सभी परिवार है, लेकिन वो थोड़े से एक महत्वपूर्ण सदस्यों में आ जाते हैं, क्योंकि आपका डिस्कशन फिर हमसे डायरेक्ट हो जाता है कि हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, इसका उत्तर ऐसा है तो क्यों है। ये सब जानकारी आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप, जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी चैट आपके लिए परमानेंटली ओपन रहती है, आप उसमें हमसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपना स्कोरिंग देना होता है। हमारे टेस्ट सीरीज की नवीनताएं ये हैं, पहली बात तो ये कि नवीन पैटर्न पर आधारित है। जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं वहाँ से आपका जो टेस्ट पेपर है वो बनाया जा रहा है, प्रामाणिक पुस्तकों से। दूसरी बात ये कि प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, सरल प्रश्न भी रहेंगे, मध्यम भी रहेंगे और कठिन स्तर के प्रश्न भी रहेंगे। एक्सपर्ट आपसे कैसे पेपर प्रश्न कर सकता है, ये सब आपको अभी से जानकारी हो जाएगी। हम दे रहे हैं आपको एक टेस्ट सीरीज में 50 टेस्ट पेपर, वो भी मात्र 750 रुपये में। ये जो शुल्क है बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर है। हाँ, जब आप एक बार पे करते हैं तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। वैसे यदि आप रेशियो निकालेंगे तो आपको 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर मिल रहा है। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे टेस्ट पेपर को, तो 125 प्रश्न, और वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है हमारा पूरा टेस्ट पेपर। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट पेपर हमने आदि काल पे बना दिया, एक भक्ति काल पे बना दिया, तो बच्चा क्या रहता है कि उसमें प्रिपेयर हो जाता है कि हमें इसी को पढ़ना है, ठीक है। हम यहाँ पे आपका जो परीक्षा हॉल है, अगर आप हमारे टेस्ट पेपर को सीरियसली देते हैं, तो जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो टेस्ट पेपर है बिल्कुल नवीन है, ठीक है। तो व्याकरण, संस्कृत साहित्य, मतलब जो आपका टीजीटी पीजीटी में आना है उसका कहीं से भी प्रश्न, किसी भी टॉपिक से प्रश्न बचता नहीं है। हर विधा से, हर पॉइंट को वहाँ पे टच किया जाता है। चाहे एक ही प्रश्न रखा जाए, उस विधा से प्रश्न रखा जाता है। हाँ, इतना बता दें कि यूपी और उत्तराखंड, दो राज्यों को छोड़ के अन्य जो राज्य हैं उनके लिए 15 प्रश्न जो हैं वो थोड़ा सा उनको लगेगा कि हमारे सिलेबस से में नहीं है, क्योंकि 15 प्रश्न संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से हम रखते हैं। वो चूँकि संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य ये उत्तराखंड और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में आता है। बाकी के जो राज्य हैं उनमें संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण नहीं पूछा जाता है। बस इतना सा आपको देखना है। बाकी सभी राज्यों के लिए 110 प्रश्न जो हिंदी साहित्य के इतिहास, व्याकरण, काव्यशास्त्र, सभी के आपको रखे मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, और समय व्यर्थ ना कीजिए, जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कर लीजिए, क्योंकि आप एक साथ जब आपको टेस्ट पेपर दिए जाते हैं तो आपके पास अतिरिक्त भार हो जाता है, फिर आप उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर लीजिए, या क्लास के अंत में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात करते हैं आपके आज के टॉपिक की। आज हम
पढ़ेंगे आलोचना। और आलोचना विधा में ये हम अंतिम की ओर हैं इस समय। आज की क्लास एक क्लास ये क्लास और इसके बाद एक क्लास और पुरुष आलोचकों की आएगी, उसके बाद में स्त्री आलोचक, फिर दलित आलोचक। ठीक है। जैसा कि हमारा कहना है कि हम आपको कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छुड़वाना चाहते जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो और वो आपसे छूट जाए। इसीलिए हम गौण विधाओं का भी या जो गद्य विधाएं हम पढ़ेंगे हम आपको सब पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। बस ये है कि आप कंटिन्यू लगे रहिएगा। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, हमें मैम की क्लास का नहीं पता चलता मैम की क्लास कब आ जाती है, तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उससे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए बात करते हैं आलोचना विधा में। आलोचना विधा में इस समय बात कर रहे हैं डॉक्टर देवराज जी की। डॉक्टर देवराज जी भी अच्छे आलोचक हैं। छायावाद का पतन 1948 का है, इनका महत्वपूर्ण है छायावाद का पतन। दूसरा है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964, पढ़े रहिएगा। साहित्य चिंता, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं, देखिए प्रतिक्रियाएं करके जब आपसे प्रश्न बनाएगा एक्सपर्ट, तो वहाँ पे प्रतिक्रियाएं रचना की विधा है, यहाँ से प्रश्न बना देगा, तब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर देवराज का वैसे तो जो सबसे महत्वपूर्ण है छायावाद का पतन, बहुत ज़्यादा प्रश्न बन चुका है इससे। गिरिजा कुमार माथुर जी की यदि बात करें तो इनका है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 का, आप पढ़े रहिएगा, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रघुवंश जी की बात करें तो डॉक्टर रघुवंश जी का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963 इनका महत्वपूर्ण है। समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977 का, पढ़े रहिएगा बस। आधुनिकता और सृजनशीलता 1980 का, थोड़ा सा महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। भारती का काव्य 1980। कबीर एक नई दृष्टि, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि, दोनों थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। देखिए कबीर से जो पहले आप देखेंगे कबीर किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हम देख के आए हैं अभी आलोचना विधा में पीछे, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब कबीर पे बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने कबीर पर आलोचना नहीं की है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं अगर पेपर बहुत ज़्यादा कठिन करेगा एक्सपर्ट। बात करें लक्ष्मीकांत वर्मा जी की तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की आलोचना है नई कविता के प्रतिमान 1957। अब यहाँ पे नई कविता के प्रतिमान तो 1957 आपको पता है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। अब कविता के नए प्रतिमान जरा कमेंट कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाकी का तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन कमेंट कीजिएगा कि कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की रचना है, आप पढ़ चुके हैं। नए प्रतिमान पुराने निकष 1967, ये इनकी दोनों ही महत्वपूर्ण है, यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा अपने में महत्वपूर्ण है। चंद्रवली सिंह की बात करें तो लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य, पढ़े रहिएगा। और आलोचना का जनपक्ष, आलोचना का जनपक्ष इनका महत्वपूर्ण है। विजयपाल सिंह की यदि बात करें तो केशव का आचार्यत्व 1964 और केशव की काव्य चेतना, आप पढ़े रहिएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगले आलोचकों को। फिर ना कहिएगा मैम ने स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया। चलिए देखिए क्लासों में अगर देखा जाए तो साहित्य अब समाप्ति की ओर है, लेकिन साहित्य में हम आपसे कुछ भी नहीं बचाएंगे। जिस दिन आपको लगे कि आपने पुरस्कार और पत्र पत्रिकाएं कंप्लीट कर ली हैं, उस दिन आपको लगेगा कि हमारा लिटरेचर कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। चलिए बात करते हैं आगे आलोचना में रामदरस मिश्र जी की। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र जी की बात करें तो हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ। ठीक है,
इसी के साथ में 1974 की है ये। दूसरे नंबर पे बात करें आधुनिक हिंदी कविता के आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ यदि बात करें तो 1986। तीसरे नंबर पे रामदास मिश्र जी की रचना की बात कर लेते हैं, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। इसी के साथ में बात कर ले फोर्थ नंबर पे हिंदी आलोचना का इतिहास। हिंदी आलोचना का इतिहास बात करते हैं विजय देव नारायण शाही जी की, VDN शाही। विजय देव नारायण शाही यानी कि VDN शाही भी आप इनको बोल सकते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। हिंदी कविता पर एक बहस। और इसका जो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जायसी 1983 दूसरे नंबर पे है, जायसी 1983। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो छठवां दशक बहुत अच्छी आलोचनात्मक रचना है, आप इसको पढ़िएगा। यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी जो शोधार्थी हैं उनकी आलोचनात्मक दृष्टि बहुत विस्तृत हो जाती है। साहित्य क्यों, और ये पुस्तक ऐसी है कि आप साहित्य क्यों, ये है 1998। छठवां दशक एक ऐसी पुस्तक है कि आप इसको अगर किसी शोधार्थी को या किसी प्रोफेसर को आप गिफ्ट करना चाहते हो तब आप ये पुस्तक को गिफ्ट कर सकते हो। धर्मवीर भारती जी की बात करें तो सिद्ध साहित्य 1953 शोधात्मक ग्रंथ था इनका। सिद्ध साहित्य पर इन्होंने शोध किया था, तो 1953। दूसरे नंबर पे है साहित्य और मानव मूल्य। साहित्य और मानव मूल्य। प्रगतिवाद एक समीक्षा। प्रगतिवाद एक समीक्षा। आगे बात कर लेते हैं इनके बाद में भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास की यदि बात करें तो 1947 ईस्वी की इनकी रचना है। दूसरे नंबर पे है काव्य शास्त्र 1963। काव्य शास्त्र 1963। तीसरे नंबर पे है काव्य मनीषा 1965। काव्य मनीषा 1965। पाश्चात्य काव्य शास्त्र फोर्थ नंबर पे है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की यदि बात करें तो 1988 का है। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की बात करें तो हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका। हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940। आधुनिक
हिंदी साहित्य, ये 1940 की इनकी रचना है। चलिए बात करते हैं रामदरस मिश्र जी की। रामदरस मिश्र जी को कहानीकार, कवि और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आलोचक के रूप में। रामदरस मिश्र जी की रचना है हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974 का, पढ़े रहिएगा। आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ 1986, आप पढ़े रहिएगा थोड़ा सा। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा महत्वपूर्ण है। हिंदी आलोचना का इतिहास, आप पढ़े रहिएगा, ठीक है। विजय देव नारायण शाही जी की बात करें तो VDN शाही महत्वपूर्ण है इनका, ये खुद में महत्वपूर्ण है आलोचक के रूप में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये महत्वपूर्ण है। जायसी भी इनका महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बन चुका है। 1983 का। छठवां दशक 1987 का। छठवां दशक, आप अगर शोधार्थी हैं, शोध करना चाहते हैं किसी भी मतलब काव्य पे, गद्य पे, नाटक पे, एकांकी पे, मतलब किसी भी क्षेत्र में यदि आप शोध करना चाहते हैं तो आपको छठवां दशक एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि छठवां दशक वो आलोचनात्मक कृति है जो आपको एक समीक्षक की दृष्टि कैसे होती है, किस तरह आप समीक्षाएं करना मतलब सीखेंगे, ये सब आपको छठवां दशक जो आलोचना है उसमें आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगी। अगर आप किसी प्रोफेसर के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं या आप जानते हैं कि ये हमारे हमसे सीनियर हैं, आपको उनको कोई गिफ्ट देना है, तो सबसे अच्छा गिफ्ट अगर उन्होंने, आप उनसे पूछिएगा कि क्या महाशय जी आपने विजय देव नारायण शाही का छठवां दशक पढ़ा है, अगर वो कहते हैं हाँ तब तो ठीक है, यदि वो कहते हैं कि नहीं तब ये छठवां दशक बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं इसलिए इसको आपके लिए बोल रही हूँ कि आपकी जो एक समझ होती है, जैसे कि हम देखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की, जब हम छायावाद पढ़ते हैं तो छायावाद आलोचना पढ़ने के बाद में हम उनकी जो छायावाद से संबंधित जो हमारी भ्रांतियाँ होती हैं वो छायावाद आलोचना को पढ़ के एक तरफ हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे रहता है ना कि हम सोचते हैं कि आप सोचिए कि आप थोड़ा सा अलग हट के लेके जाती हूँ आपको, कि आपको आपने उसने कहा था कहानी आपने पढ़ी, लेकिन आपने कहानी नहीं पढ़ी है, आपने सिर्फ कहानी के विषय में सुना है, आपके उससे प्रश्न किए जा रहे हैं। तो जब आप खुद से उस कहानी को पढ़ेंगे, उसने कहा था, आप उसकी मार्मिकता को समझेंगे, वही तथ्य यहाँ पे आते हैं। जब आप छठवां दशक पढ़ेंगे तो आपकी जो आलोचनात्मक संबंधी जो भ्रांतियाँ होती हैं कि आलोचना क्यों है, आलोचना कैसे आलोचक करते हैं, कैसे काव्य में भी आलोचना कर लेते हैं, गद्य में भी आलोचना कर लेते हैं, काव्य शास्त्रीय भी आलोचना कर लेते हैं, तो ये सब जो भ्रांतियाँ आपकी रहेंगी वो सब दूर हो जाती है। देखिए अभी नहीं कह रही हूँ कि अभी आप इसको खरीदिए, पहले इसको पढ़िए। जैसे कि अभी एक क्रेज चल रहा है सभी लोगों का कलेक्टर साहिबा, कैलाश मांजू बिश्नोई जी का जो कलेक्टर साहिबा उपन्यास आया है, UPSC वाला लव। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा बेचैन थी, उसको मंगवाया था फिर उसको पढ़ी, बहुत अच्छा है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। अगर आप देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सकारात्मक होकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी से भी लेके या कहीं भी लाइब्रेरी में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। छठवां दशक 1987 का। साहित्य क्यों 1998 का, ये भी आप पढ़े रहिएगा क्योंकि विजय देव नारायण शाही जी अपने में महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती जी की बात करें तो सिद्ध साहित्य 1953 महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है, इन्होंने इस पे शोध किया था। साहित्य और मानव मूल्य पढ़े रहिएगा। प्रगतिवाद एक समीक्षा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। भगीरथ मिश्र जी की बात करें, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की, तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947 का महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र 1963, काव्य मनीषा 1965, पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988, काव्य शास्त्र भी इनका महत्वपूर्ण है। भगीरथ मिश्र जी का यदि आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपकी समझ विकसित नहीं है तब आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की, तो इनका है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, पढ़े रहिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए
देखिए, हमेशा वो पुस्तकें पढ़िए जिनसे आपको सकारात्मकता मिले, और जो भी आपके नेगेटिव थॉट होते हैं, मस्तिष्क में पूरे दिन विचार करते रहते हैं, लेकिन आपको उनको एक तरफ करके अपने पे, अपने साहित्य को, आप साहित्य में रमिए एक बार, फिर साहित्य आप में रम जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा जी की यदि बात करें तो इनका है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। दूसरा है मानदंड। तीसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। छायावाद और प्रगतिवाद, छायावाद और प्रगतिवाद। छायावाद और प्रगतिवाद। अभी हम कंफ्यूज हो रहे थे, हमें लग रहा था कि छायावाद और प्रगतिवाद हम पढ़ लिए, जबकि हम पढ़े थे प्रगतिवाद एक समीक्षा। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की बात करें तो हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955। डॉक्टर उदय भानु सिंह, डॉक्टर उदय भानु सिंह जी की यदि बात करें तो तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी दर्शन मीमांसा 1959। दूसरे नंबर पे है कामायनी लोचन, देखिए आपसे कुछ नहीं बचेगा, बस आप आराम से पढ़ते रहिएगा। आगे बात करें इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी जी की बात करें तो साहित्य सर्जना, पहला है साहित्य सर्जना 1940, दूसरा है विवेचना 1948, विवेचना 1948, तीसरा है विश्लेषण, विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957, देखा परखा 1957। इसके बाद बात कर लेते हैं जैनेन्द्र कुमार की, थोड़ा सा तेज से आप भी कीजिएगा। जैनेन्द्र कुमार जी की यदि बात करें तो कहानी, अनुभव और शिल्प, कहानी, अनुभव और शिल्प 1967। प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व। समय की बात करें तो ये भी उनकी 1967 की है। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जी की यदि बात करें तो कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद। दूसरे नंबर पे है साहित्य समालोचना, साहित्य समालोचना। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र जी की यदि बात करें तो अज्ञेय वन का छंद, अज्ञेय वन का छंद। दूसरे नंबर पे बात करें तो साहित्य के सरोकार, साहित्य के सरोकार। तीसरे नंबर पे है रीति विज्ञान, और फोर्थ नंबर पे है साहित्य का प्रयोजन, साहित्य का प्रयोजन।
दिनकर जी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, अब परिचित हैं। काव्य की भूमिका, काव्य की भूमिका दूसरे नंबर पे है। शुद्ध कविता की खोज महत्वपूर्ण है। शुद्ध कविता की खोज, देखिए जो महत्वपूर्ण है जिसको अंडरलाइन कराते हैं उसको आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। इन्हीं की एक और लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे है पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी की बात करें तो पहली है इनकी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। मानदंड पढ़े रहिएगा। साहित्य का इतिहास दर्शन, आप सभी को पता है इतिहास की वो है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। छायावाद और प्रगतिवाद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी की यदि बात करें तो हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955। हिंदी साहित्य का, आप यहाँ पे हिंदी साहित्य का कीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर उदय भानु सिंह जी की बात करें तो तुलसी दर्शन मीमांसा 1959। कामायनी लोचन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको भी पढ़े रहिएगा। इलाचंद्र जोशी साहित्य सर्जना, इनका सभी महत्वपूर्ण है। इलाचंद्र जोशी जी का विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा चारों महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार का आप पढ़िएगा कहानी, वो प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व। राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो कबीर का रहस्यवाद महत्वपूर्ण है। साहित्य समालोचना आप पढ़े रहिएगा। विद्यानिवास मिश्र जी का अज्ञेय वन का छंद महत्वपूर्ण है। साहित्य के सरोकार पढ़े रहिएगा। रीति विज्ञान भी महत्वपूर्ण है इनका। साहित्य का प्रयोजन थोड़ा सा देख लीजिएगा। दिनकर काव्य की भूमिका थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। शुद्ध कविता की खोज, ये तो प्रश्न बनना ही बनना है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, आप इसको भी पढ़े रहिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त जी की बात करें तो इनका है तुलसीदास। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी कहानी अपनी जवानी, हिंदी कहानी अपनी जवानी। दूसरे नंबर पे है कविता और कविता, कविता और कविता। तीसरे नंबर पे बात करें तो इंद्रनाथ मदान जी की प्रेमचंद एक विवेचन, प्रेमचंद एक विवेचन। फोर्थ नंबर पे है समकालीन आलोचना। देखिए पढ़नी आपको सभी है, लेकिन कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। मलयज की बात करें, मलयज की पहले नंबर पे है कविता से साक्षात्कार। दूसरे नंबर पे बात करें तो संवाद और एकालाप, संवाद और एकालाप। परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद श्रीवास्तव की यदि बात करें तो नई कविता का परिप्रेक्ष्य, नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968 का है। समकालीन कविता का व्याकरण, समकालीन कविता का व्याकरण। शब्द और मनुष्य, शब्द और मनुष्य।
4th नंबर पे यदि बात करें तो समकालीन कविता का यथार्थ, समकालीन कविता का यथार्थ। 5वें नंबर पे बात करें तो कविता का अर्थात, छठे नंबर पे कविता का उत्तर जीवन, सातवें नंबर पे अंधेरे कुएं से आवाज, अंधेरे कुएं से आवाज। और 8वें नंबर पे है दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों, 2005। नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन की यदि बात करें तो पहला है समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच। दूसरे नंबर पे बात करें तो समकालीन कविता के बारे में, रमेश चंद्र साहा की बात कर लेते हैं। रमेश चंद्र साहा की यदि बात करें तो छायावाद की प्रासंगिकता, छायावाद की प्रासंगिकता 1973। दूसरे नंबर पे बात करें तो समानांतर, तीसरे नंबर पे वागर्थ, संवाद निरंतर, पांचवें नंबर पे बात करें तो भूलने के विरुद्ध, छठे नंबर पे है अज्ञेय पहचान का संकट, और सातवें नंबर पे है इनका आलोचना का पक्ष। ये है आपका आज की आलोचनाएं। बाकी की जो आलोचनाएं हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, माता प्रसाद गुप्त जी की यदि हम बात करें तो तुलसीदास आप पढ़े रहिएगा, क्योंकि प्रश्न कभी भी बन सकता है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी की बात करें तो हिंदी कहानी अपनी जवानी, या अपनी जुबानी भी आप इसको लिख सकते हैं। कविता और कविता पढ़े रहिएगा। प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना, बस इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मलयज की बात करें तो कविता से साक्षात्कार महत्वपूर्ण है। संवाद और एकालाप पढ़े रहिएगा। परमानंद श्रीवास्तव की बात करें तो नई कविता का परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। 1968 का समकालीन कविता का व्याकरण आप पढ़े रहिएगा। व्याकरण क्या है ना कि प्रश्न बन जाएगा समकालीन कविता का व्याकरण। आप सोचेंगे कि व्याकरण की रचना है और वहाँ पे कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी वगैरह वगैरह, आपको वासुदेव नंदन वगैरह विकल्प में मिलेंगे, लेकिन ये या विधा से भी प्रश्न बन जाएगा। किस विधा की रचना है तो आलोचना है किसकी, परमानंद श्रीवास्तव जी की। शब्द और मनुष्य महत्वपूर्ण है। समकालीन कविता का यथार्थ, कविता का अर्थात महत्वपूर्ण है। कविता का उत्तर जीवन, अंधेरे कुएं से आवाज, विधा के रूप में प्रश्न बन जाएगा किस विधा की रचना है। दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों, ये भी आलोचना विधा की रचना है, दोनों से प्रश्न बन जाएगा। ये भी 2005 की है इनकी, आपकी अंधेरे कुएं से आवाज। नरेंद्र मोहन की बात करें तो समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच। समकालीन कविता के बारे में पढ़े रहिएगा बस इनको। रमेश चंद्र साहा जी की बात करें तो छायावाद की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है, समानांतर महत्वपूर्ण है, वागर्थ महत्वपूर्ण है, संवाद निरंतर महत्वपूर्ण है, भूलने के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण है, अज्ञेय पहचान का संकट महत्वपूर्ण है, आलोचना का पक्ष ये भी महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि रमेश चंद्र साहा अपने में महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं।
चलिए, जिनको भी टेस्ट के लिए कॉल करनी है आप कॉल करेंगे 9568802463। ठीक है, आपको इसी नंबर पे कॉल करनी है। यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इस पे, तो आपको डेमो टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आलोचना विधा। अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे भी शेष बची हुई है, लेकिन जो एक क्लास और होगा तो या 2 क्लासों में जो पुरुष आलोचक हैं उनकी आलोचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और इसके बाद में जैसा कि आप देखेंगे ही, आपको बेसब्री से इंतज़ार इस समय चल रहा होगा आलोचना, क्योंकि मुझे पता है जब आप एक विधा को पढ़ते हैं तो आपका जो ध्यान है वो दूसरी विधा में पहुंचता है। तो अभी की आलोचना की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में पुरुष आलोचनाओं को देखेंगे और इसके बाद में स्त्री आलोचना, फिर दलित आलोचना, इन सब को देखते हुए फिर हम प्रवेश करेंगे गद्य विधाओं में, जिनका आपको भी बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए आलोचकों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।